अब देखिए साहब, अभी तक हमने जो इसको डेराइव किया एफ एम इज इक्वल टू आई एल क्रॉस एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। एल वेक्टर इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एलिमेंट। करंट हमेशा पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा हो उसमें मानते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन के फ्लो की अपोजिट डायरेक्शन में। अब हमारे पास बेसिक फॉर्मूला है आई एल क्रॉस बी, तो इसके दो तीन केस क्या क्या हो सकते हैं। केस वन, अगर इसको हम ऐसे भी लिख ले तो आई एल बी साइन थीटा और क्या हो जाता आई कैप। ठीक है, तो केस वन मैग्नीट्यूड वाइज अगर बात करूं तो एफ एम विल बी रिटन एज मैग्नीट्यूड ऑफ एफ एम या सिंपली एफ एम। इसको क्या लिखा जाएगा आई एल बी साइन थीटा। और अब इसके स्पेशल केस कर रहे हैं, यानी कि अलग अलग एंगल पर। केस वन इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, दोनों ही सिचुएशन में साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी? जीरो, है ना। थीटा 0 का मतलब है कि जो वायर जो आपने प्लेस किया है किस किस के बीच, ये थीटा किसके बीच में है? एल एंड बी के बीच में। थीटा एंगल बिटवीन एल वेक्टर एंड बी वेक्टर, यानी कि जो आपने प्लेसमेंट करी है स्ट्रेट वायर को किस मैग्नेटिक फील्ड से किस डायरेक्शन में रखा है उसको बता रहा है। तो अगर एल वेक्टर और बी वेक्टर पैरेलल या एंटी पैरेलल हो जाए, दोनों ही सिचुएशन में फोर्स कितना आएगा? जीरो। It means if you'll place the current carrying wire in the direction of magnetic field, whether opposite or same direction, in both situations no force will be exerted. यानी कि आप पैरेलल या एंटी पैरेलल नहीं रख सकते, रखोगे तो कोई फोर्स फील नहीं होगा। केस टू, तो ये इसका एक तरह से मिनिमम फोर्स हो गया। दिस इज कॉल्ड द मिनिमम मैग्नेटिक फोर्स। What is the minimum magnetic force experienced by the conductor? Zero, no force. Whenever the wire will be placed along, that means parallel or anti-parallel to the magnetic field. Case 2, special case when theta is equals to 90 degree, इसका मतलब L vector is perpendicular to B vector, and this time sin theta will be equals to 1, और sin theta की ये वैल्यू 1 जो होती है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कहलाती है, इसलिए जो भी फोर्स आएगा वो मैक्सिमम होगा। सो जो मैग्नेटिक फोर्स आएगा वो कितना हो जाएगा? सिंपली आई एल बी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एफ मैक्स। आई एल बी, ठीक है। सो दैट इज मैक्सिमम फोर्स। ठीक है ना भाई, समझ में आ गए दोनों केसेस? So now let's talk about forces between two parallel current carrying conductors. अब हम दो वायर्स की बात कर रहे हैं कि दो वायर्स के अंदर जब दो वायर पैरेलल हो और उसमें करंट फ्लो की जाए तो क्या उन पर फोर्स लगेगा। और अभी इनको हम किसी अलग से मैग्नेटिक फील्ड में ला करके नहीं रख रहे हैं, हम बस ये बोल रहे हैं कि ये दो वायर हैं, दो वायर को एक दूसरे के पैरेलल रख दिया, इन दोनों में करंट फ्लो करवा रहे हैं, तो क्या इन दोनों में कहीं पे फोर्स लगेगा? मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। तो कैसे लगेगा, क्यों लगेगा, किस किस चीजों पर डिपेंड करेगा, तो उसको हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। तो हम सबसे पहले बात करते हैं एक्सपेरिमेंट 1 की। पहले ऑब्जर्वेशन देखते हैं फिर उसको एक्सप्लेन किया जाएगा। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 हमने क्या किया कि एक कंटेनर लिया, फिर से वही आप कैसा भी ले सकते हो, डजंट मैटर एट ऑल, मरकरी फिल कर दिया या कुछ भी कंडक्टिंग मीडियम आपने फिल कर दिया है इसके अंदर। मेन चीज है हमारा कि इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोवाइड करवा सके इस सॉल्यूशन के थ्रू। तो मरकरी ले लो, कुछ और ले लो, और आपने क्या किया, दो वायर ले लिए। ठीक है, इसको थोड़ा और छोटा कर देते हैं। और ये दो वायर ले लिए साहब आपने, उसको इसमें डिप कर दिया। क्लियरली दोनों अभी अलग अलग जगह पर हैं। ठीक, अब लेकिन इनको हमने क्या किया, इस तरीके से एक सर्किट बनाया जिससे जो करंट है वो इन दोनों वायर में, अब पैरेलल रखेंगे तो दो सिचुएशंस क्या हो सकती है कि करंट दोनों में सेम डायरेक्शन में फ्लो हो या फिर दोनों में अपोजिट डायरेक्शन में, एक में ऊपर जा रही है तो दूसरे में नीचे है।
तो अभी जो मैं फर्स्ट सर्किट बना रहा हूं वो है किसका, कि जिसके अंदर करंट जो रहेगी वो दोनों में सेम डायरेक्शन में फ्लो होगी, दोनों पैरेलल वायर के अंदर। ठीक है, तो ये दोनों वायर में पैरेलल वायर में दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट मुझे फ्लो करवानी है सर। ठीक, लेट्स सपोज मुझे एक करंट जो फ्लो करवानी है वो आप ऊपर से नीचे मान सकते हो या नीचे से ऊपर, मतलब डिपेंड आपके ऊपर करता है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम तो ऑब्जर्वेशन बता रहे हैं साहब कि हमने क्या किया, एक वायर निकाल लिया और बस यहाँ पे बीच में सर्किट बना देंगे हम हमारा। मान लीजिए मुझे नीचे से ऊपर करवानी है तो करंट का पॉजिटिव टर्मिनल इधर होगा। बस ये थोड़ा सा कॉमन सेंस वाली बात है, आपको करंट इधर से फ्लो करवानी है, उस हिसाब से आप अपनी बैटरी की डिजाइन किया कीजिए। तो ये हो गई साहब प्लस माइनस। सो करंट आई करंट फ्लो हुई, आई करंट फ्लो हुई। अब क्योंकि ये एक तरह का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, मरकरी बोल लो कुछ भी बोल लो, तो ये यहां से होती होती इन दोनों के अंदर गई। लेट सपोज इसके अंदर एक करंट गई I1, इसमें गई I2। अगर बिल्कुल दोनों एग्जैक्टली सेम है, हर चीज सेम है, हर तरह की सेम है, तो I/2 हो जाएगी। सिंपल सी बात है, मैंने I1 I2 मान लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। और इनको ये हैंग कर ही रखा था हमने किसी से टेबल से, और ये भी कंडक्टिंग वाली सिचुएशंस ही है। तो करंट इसके थ्रू होते 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 नेट करंट जो आएगी वापस इधर से I1 इधर से I2, इतना आप तो समझ में आता ही है। टोटल करंट वापस सर्किट में आई रही है, तो बिल्कुल ठीक, अच्छी बात है साहब। तो देखा गया जैसे ही की इज बीइंग क्लोज्ड, जब करंट नहीं फ्लो हो रही थी तो ये पैरेलल थे। एज द की इज बीइंग क्लोज्ड, व्हाट हैपेंड, जैसे ही करंट ऊपर एक डायरेक्शन में हुई, इनकी सिचुएशन इस तरह से हो गई, ये अपनी पोजीशन को छोड़ बैठे और दोनों एक दूसरे के करीब आने लग गए। तो ये इधर आ गया और ये इधर आ गया। इसने कहा यार जब दोनों को एक ही रास्ते में चलना है तो दूर दूर क्यों चले, एक साथ चलो, पास पास चलो। अब क्योंकि ये यहां पे बंधा हुआ है इस वजह से ये आ नहीं पा रहा, वरना एक्चुअल में क्या होता, पूरा का पूरा वायर इधर आ जाता। और सोचो कि अगर ये हिस्सा भी मैं बांध के रख देता, यानी कि इसको ऊपर वाले को भी मैं टाई कर दूं और नीचे वाले को भी टाई कर दूं, तो ऑब्जर्वेशन कैसा होता, ये ऑब्जर्वेशन कुछ इस तरह का होता। ये देखो, क्यों, क्योंकि ये सब किधर आना चाह रहे हैं, पास 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 पास। अब क्योंकि ऊपर वाला हिस्सा फिक्स है, नीचे वाला फिक्स है, तो पास सबसे ज्यादा कहां पे आ पाएंगे, जहां पे आ सकते हैं, सिंपल सी बात। तो इसके अंदर ये सिचुएशन हो गई। तो ये ऐसा ऑब्जर्वेशन में आया, चाहे ये किया हो चाहे ये किया हो। ये कब, जब साथ साथ सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है तब। ठीक है, तो दोनों पास आए। पास आना किस चीज का सबूत होता है, किस चीज का गवाह होता है, पास आना अट्रैक्शन का सबूत होता है। कोई भी चीज पास आएगी मतलब अट्रैक्शन है, तो अट्रैक्शन के कारण दोनों वायर पास आ गए। तब दूसरा एक्सपेरिमेंट, ये ऑब्जर्वेशन से था। अच्छा, किसने करी, इसको किया कौन से भाई साहब ने, एम्पियर्स ने, 1820 में, है ना। बहुत सारे मतलब अब वो था ना, ये एक बार जब वो किसी चीज में अब लग जाते तो फिर उसके पीछे पड़े रहते, तो अब ये भी कर दूं वो भी कर दूं, तो करते रहते थे एम्पियर साहब ऐसे करंट से छेड़खानी वो। तो एक्सपेरिमेंट टू आया। अब क्या कर दिया, हमें वायर में अलग अलग डायरेक्शन में करंट फ्लो करवानी। तो डायग्राम ऐसा कैसा बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बस सर्किट थोड़ा सा चेंज कर देंगे। मान लीजिए मरकरी फिल कर दिया या जो भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कुछ भी आपने, बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी से कांटेक्ट रह जाए वो वाला हमने फ्लो कर दिया, मतलब वो वाला सर्किट बना रहे। यहाँ पे वही हुक लगा दिया साहब मेटेलिक, यानी कि ये भी कंडक्टिंग ही है। बस अब इसके अंदर अलग अलग डायरेक्शन में करनी है, तो दोनों यहाँ एक साथ दोनों ज्वाइंट थे ताकि सेम डायरेक्शन में करंट जा सके, इन दोनों को ही हमने अलग कर दिया। टिंग 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 टिंग।
और ये एक मैंने इधर निकाल दी, ठीक है, इस जगह पर। और एक में जो बैटरी है, या एक काम करें ना, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना, इसी एंड से काम चल जाएगा मेरा, अलग से क्यों बनाऊं, इन्हीं को डायरेक्ट ऐड कर देते हैं। यहाँ पर बैटरी लगा देते हैं, किधर से लगाएं, किधर से भी लगा दो, दोनों में अपोजिट तो जानी जानी, प्लस माइनस प्लस माइनस, ये प्लस और इधर माइनस, और यहाँ पे लगा देते हैं सब स्विच, यानी कि के, ठीक है। बेसिक सर्किट हो गया हमारा। करंट जैसे ही की क्लोज करी, करंट इधर से गई गई, इधर गई, इधर ऊपर से नीचे आ रही है, ये इससे फ्लो हुई, ये इसके साथ कांटेक्ट में, ये करंट पहुंची पहुंची, सेम करंट आई गई थी, सेम करंट आई वापस आई देखो भी यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये जा रही है ऊपर से नीचे, ये जा रही है नीचे से ऊपर, टंग टंग। और सर्किट भी सही बना है बिल्कुल, जितनी करंट निकलती है उतनी करंट आनी चाहिए, बिल्कुल सही सर्किट बना है। तो ऑब्जर्वेशन में क्या आया कि जब अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है तो ये अपनी पोजीशन में, यहाँ तो हमने इनको अटैच कर रखा है लेकिन यहाँ फ्री है, तो ये अपनी पोजीशन को छोड़ देते हैं। जब इनके रास्ते अपोजिट होते हैं तो ये कहते हैं कि फिर तेरे साथ क्यों जाए, हम खुद ही अलग हो जाते हैं। तो इनके रास्ते अलग हो गए साहब, यानी कि ये दूर हो गए, तो ये हो गए साहब एक दूसरे से दूर। और दूर होना किस चीज को बताता है कि अट्रैक्शन खत्म हो चुका है, दूरियां बढ़ चुकी हैं, रिपल्शन आ चुका है, ठीक है। सो यहाँ पे ये क्या बता रहा है कि रिपल्शन लगा होगा, कोई भी चीज दो, जब तक करंट नहीं है ये वापस ऐसे आ जाएंगे, करंट नहीं करते बिल्कुल पैरेलल हो जाएगी, करंट करते ये दूर जा रहे हैं जब अपोजिट जा रहे हैं। तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है साहब, यहाँ पर क्या लग रहा है, फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा है, ठीक। अगर मैं इसको इसी सिचुएशन में शो करूं तो कैसे शो करूंगा, तो इस पे पूछे जाते हैं द शेप ऑफ द वायर आफ्टर पासिंग थ्रू द करंट इन द सेम डायरेक्शन विल बी कॉन्वेक्स शेप, कॉन्केव शेप, इस तरह का, मतलब कुछ भी क्वेश्चन, और प्लेन, नो चेंज या नन। तो फिर इसमें आंसर क्या आएगा, इफ द करंट इज फ्लोइंग इन द सेम कॉन्केव, और इसमें क्या आंसर आएगा, समझ में आ गया होगा। अभी ये यहाँ से बंधे हुए हैं, ये इसको मतलब देख करके इनको ये हो रहा है, ये इसने इधर मुंह फेर लिया, इसने इधर मुंह फेर लिया, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो अब ये यहाँ से तो हट नहीं सकता, तो बस ये इसी को ऐसा होना पड़ेगा, ये एंड से बने ही रहेंगे। तो नेक्स्ट डायग्राम में बना देते हैं सर, ये इधर हो गया, ये इधर हो गया, ये इधर हो गया, ये इधर हो गया, ये कौन सा शेप हो गया, कॉन्वेक्स शेप। तो कॉन्वेक्स शेप बनेगा मतलब फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा है। अगर बता दिया कि इफ टू वायर्स आर contracting in between, then the direction of current flowing in the wires will be same direction, same, ठीक है। if the wires are expanding from the middle, or if the shape of the wire, if the shape of two wires is convex, then the current flowing in these two wires should be anti-parallel. Got it? So ये कुछ छोटे मोटे पॉइंट हैं जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अपोजिट होगी तो कॉन्वेक्स बन जाएगा, बीच में से एक्सपेंड हो जाएगा, और ये इसमें बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, कंट्रैक्शन हो जाएगा। डन। सो कंट्रैक्शन इज फॉर अट्रैक्शन, एक्सपेंशन और कॉन्वेक्स शेप इज फॉर रिपल्शन। ओके, तो अब लेट्स, ये तो हो गया साहब ऑब्जर्वेशन, जल्दी से लेट्स टॉक अबाउट द एक्सप्रेशन ऑफ इट। भैया कितना एक्सप्रेशन होगा, तो करके देखें, बिल्कुल साहब। तो आपके लिए अब जो नेक्स्ट डेरिवेशन है, इट इज द टू डेराइव द force exerted by one infinitely long wire to
another wire, to another current carrying wire. ठीक है, करंट कैरिंग वायर, ये भी वही इनफाइनाइट लॉन्ग वायर. अच्छा, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ, इसको जो हम निकालने वाले हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालेंगे, यानी कि टोटल लेंथ 10 सेंटीमीटर होती है, उसमें मान लीजिए 100 न्यूटन फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा होता, तो 1 सेंटीमीटर पे कितना फोर्स एक्सपीरियंस होगा, सो 10 न्यूटन, वो निकालना चाह रहे हैं हम, है ना, उस सिचुएशन को. तो हम F फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ का मतलब फोर्स बाय लेंथ निकालेंगे. तो पहले देखिए यहाँ पर अगर हम बात कर लें केस 1, when the current is flowing in same direction, when current is in same direction, so दो पैरेलल वायर बना दिए और इनफाइनाइट लॉन्ग है, तो ये इनफाइनाइट कर दिया, ये A, ये B, ठीक है, ये C इनफाइनाइट पे और ये D, ये भी इनफाइनाइट पे. लेट्स सपोज दीज आर द टू स्ट्रेट पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स in which the current is flowing in the same direction vertically upward, I1 and I2 in both of them. Now as the current will flow through these two parallel wire, and let it is given that the distance between them is small r. तो अब आप खुद बताइए कि अगर केवल एक वायर होता है जिसमें I करंट फ्लो होती, तो इससे परपेंडिकुलर r डिस्टेंस पे क्या मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किया जा सकता है, यस और नो? यस सर. कितना होता है आर डिस्टेंस पर इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर के कारण? U नॉट I और 2 पाई r. 2 पाई r. सभी को समझ में आता है, क्योंकि फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला होता है 4 पाई r साइन ये वाला phi1 phi2, है ना, साइन phi1 साइन phi2. इनफाइनाइट के लिए दोनों 90 हो जाते हैं, तो साइन 90 साइन 90, 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r. ठीक है, सो बहुत बढ़िया, सबको पता है ये फॉर्मूला, गुड. तो अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है, ये किसके कारण हो रहा है? इस वायर के कारण हो रहा है. अगर यहां पूछूं और करंट ऐसे फ्लो हो रही है, तो ये अंदर की तरफ आया होगा, तो यही चीज यहाँ पे भी हो रही है, समझिएगा. अब मैं इसमें इस जगह से लेता हूं, मान लीजिए कोई रैंडम पॉइंट ले लिया मैंने, सो ये इनफाइनाइट लॉन्ग है, तो ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा. तो इसके यहां पे पूछूं तो ये होगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्ट पैटर्न, और ये इसकी आर डिस्टेंस है. तो इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी? इनवर्ड, यस और नो? सभी को समझ में आता है? ड्यू टू राइट हैंड थंब रूल, क्लियर है, यस और नो? यस सर. ये मैग्नेटिक फील्ड है फर्स्ट वायर के कारण, दिस इज फर्स्ट वायर, इसलिए मैंने मैग्नेटिक फील्ड लिख दिया B1. ये B1 कहां पर जनरेट हो रहा है? R डिस्टेंस पर. अब ये B1 जो मैग्नेटिक फील्ड है, जिसकी डायरेक्शन अगर मैं लिखूं तो क्रॉस है, B1 वेक्टर की डायरेक्शन. क्या ये B1 वेक्टर सेकेंड वायर के लिए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का काम करेगा कि नहीं करेगा, यस और नो? यस सर. यस सर. है ना. सो अगर मैं यहां पे लिखूं फॉर सेकेंड वायर सिचुएशन अगर देखें तो सेकेंड वायर के लिए करंट है I2, मैग्नेटिक फील्ड है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड B1 जिसकी डायरेक्शन है क्रॉस. तो क्या किसी करंट कैरिंग वायर को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो क्या इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा? यस सर. वो फोर्स की डायरेक्शन माइनस. ठीक है, B क्रॉस, I ऊपर, और ये किस डायरेक्शन में आ रहा है? माइनस I हुआ ना, माइनस जे कैसे बोल रहे हो? क्रॉस का मतलब अंदर, इन जनरल अब XY Z वही चल रहे हैं जो हम लेते हैं, ये X, ये Y, ये Z. ठीक है, तो अंदर की तरफ B1, I ऊपर की तरफ, डायरेक्शन किधर आ गई फोर्स की? इधर.
तो क्या इस पूरे वायर पर जो फोर्स लग रहा है F2 जो फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1 F21, ठीक है। तो इस पर जो फोर्स लग रहा है F21 वो किधर की तरफ लग रहा है, इधर की तरफ, यानी कि माइनस आई कैप डायरेक्शन के अंदर। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ F21, जिसका मतलब आपको समझ में आए। हमेशा मैं नोटेशन कैसे बताता हूँ समझिएगा, जो यहाँ पहले लिखा होगा उस पर, और जो बाद में लिखा होता है जिसके कारण, ड्यू टू, विद रेस्पेक्ट टू, हमेशा मैं एक सिंगल नोटेशन से रखता हूं। जो भी मैं बाद में लिखता हूं वो विद रेस्पेक्ट टू चीजें चलती। तो फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1, फोर्स ऑन टू विद रेस्पेक्ट टू 1, तो इसको कैसे लिखेंगे, वर्डिंग में भी याद रहना चाहिए आपको, फोर्स ऑन टू का मतलब ऑन सेकेंड वायर, ड्यू टू 1 यानी कि ड्यू टू फर्स्ट वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, इस वजह से सेकेंड वायर एक्सपीरियंस फोर्स कर रहा है कि मैं इधर जाऊं। लेकिन क्या I2 खुद अपना एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा कि नहीं करेगा, आर डिस्टेंस पर ही करेगा। Yes, तो ये वाला मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर दिया इसने। इसकी डायरेक्शन किधर होगी, ध्यान से देखें तो ये भी ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जा रहा है, इसकी भी डायरेक्शन सेम वैसी ही रहेगी। लेकिन हमें चेक करना है कौन से वायर पे, फर्स्ट वायर पे मैंने P डैश पॉइंट ले लिया। बताइए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, बाहर की तरफ, राइट हैंड थंब रूल से बाहर आ रहा है मेरी फिंगर्स जो हो रही है वो कर्ल किधर हो रही है, बाहर की तरफ। तो ये हो गया B2, ये किसका हुआ मैग्नेटिक फील्ड, 2 का, किधर है, आउटवर्ड, ये 2 हो गया। सो बताओ फॉर फर्स्ट वायर के लिए बोलिए सिचुएशन क्या बनी, फर्स्ट वायर के लिए करंट किधर है, ऊपर, I1 बोले तो जे कैप डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में। बताइए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कौन है इसके लिए, B2 डायरेक्शन में, डॉट है ना, प्लस के कैप डायरेक्शन में। बताइए क्या दोनों परपेंडिकुलर हैं तो फोर्स लगेगा, और लगेगा तो किस डायरेक्शन में लगेगा, चेक कीजिए, आई कैप। B2 बाहर, करंट ऊपर, उधर, तो इसका मतलब इधर की तरफ फोर्स लगेगा। तो अगर मैं यहां पे बोलूं तो इधर फोर्स लग रहा है, ये किस पर फोर्स लग रहा है, 1 पर, तो फोर्स ऑन 1 किसके कारण लग रहा है, 2 के कारण, फोर्स ऑन 2। सो मैंने बोल दिया साहब इस पर फोर्स इधर लग रहा है, F12, वेरी गुड। अब बस मुझे इनकी वैल्यूज, न्यूमेरिकल वैल्यूज चाहिए, और फिर मैं इनको रिलेट करता हूं और हमारी कहानी दी एंड, ठीक है। तो यहां पर हम लिख देते हैं कि साहब ये क्या है, F12 क्या है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ठीक है। ये इतना हमने कर लिया। अब बस इसकी फाइनल टच देते हैं इसको, और इसको समाप्त करते हैं। जो भी ये फोर्स लग रहा है, क्या बायो-सावर्ट के कारण ही हम ये बता रहे हैं क्या, जो इनफाइनाइट वायर था। तो अगर मैं बात करूं जल्दी से, पहले केस 1, फोर्स ऑन सेकेंड वायर ड्यू टू फर्स्ट। तो बताओ अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट्स लॉ, फोर्स नहीं, क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड, बायो-सावर्ट लॉ क्या निकालता है, मैग्नेटिक फील्ड B1 एट डिस्टेंस स्मॉल r फॉर फर्स्ट वायर। बोलिए फॉर फर्स्ट वायर कितना हो जाएगा, B1 की वैल्यू म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई r। म्यू नॉट I1, ये B1 चल रहा है फॉर फर्स्ट वायर के लिए, 2 पाई r, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसी तरह से डायरेक्ट यहां पे ये भी बता दीजिए, मैग्नेटिक फील्ड, ये भी हाथों हाथ लिख लेते हैं, B2 एट डिस्टेंस r फॉर सेकेंड वायर। अच्छा सेकेंड, ये भी इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है,
और ये भी सेकेंड वायर भी इनफाइनाइट लॉन्ग है, ये क्या हो जाएगा बोलिए? B2 इज इक्वल टू mu naught I2 upon 2 mu pi. naught I2 upon 2 pi r. म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई r, इक्वेशन 2। ये अभी हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बता दिए, 1 के कारण कितना होगा, 2 के कारण कितना होगा, जो भी इसकी स्ट्रेंथ आ रही है। नाउ फोर्स experienced by second wire of length, second wire CD, let of length L। अब इसमें से हमने एक L लेंथ का स्मॉल वायर ले लिया CD का, कोई सा भी, तो बताइए कितना होगा वो फोर्स ऑन टू I L क्रॉस B, I2 I L क्रॉस, और B कौन सा एक्सटर्नल, 2 के लिए एक्सटर्नल कौन है 1 क्या लिखूं मैं, और I किसका है ये 2 का, तो I2, बोलिए क्या बन गया I2 L B1 साइन 90, साइन 90 बोले तो 1। डायरेक्शन बताइए L क्रॉस B की, ये डायरेक्शन किधर आ रहा है फोर्स, मैंने वेक्टर फॉर्म में किया है काम, फोर्स ऑन 2 किधर आ रहा है, अरे यार अभी चेक बताया ना मैंने, फोर्स ऑन 2 ये रहा, माइनस आई कैप हुआ ना, yes sir Yes. L वेक्टर है ऊपर की तरफ, B1 है अंदर की तरफ, ये देखो A क्रॉस B का रूल, L ऊपर B अंदर, थंब इधर की तरफ, माइनस आई कैप, तो मैंने यहां पे लिख दिया F21 आ गया मेरे पास I2LB1, ठीक है, माइनस आई कैप, वैल्यू वाइज कितना हो गया ये I2LB1 की वैल्यू कितनी है भाई, म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई r, फाइनल क्या बना माइनस आई कैप, फाइनल बोलिए F21 क्या बना, म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई r माइनस आई कैप, यस और नो? yes sir yes अगर इसी को मैं फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछूं तो क्या मुझे F21 को पर यूनिट लेंथ यानी कि L से डिवाइड कर देना चाहिए, और इसको मैं इस तरह से इसको सिंबल स्मॉल F21 दे देता हूं ताकि अलग से समझ में आ जाए, समझ में आ गया ना, पर यूनिट लेंथ, L लेंथ से डिवाइड कर दिया, पर यूनिट लेंथ बन गया, क्या आया एक्सप्रेशन, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई r, डायरेक्शन माइनस आई कैप, 2 pi r डायरेक्शन माइनस आई कैप, ठीक है। अब इसको रब कर देते हैं, ये एक्सपेरिमेंट तो समझ में आ ही गया, और फाइनली ये हमारा इसका खत्म हो गया। जल्दी से अब मेरे को बता दो इसी तरीके से किसके लिए करनी है बात, ये सेकेंड वायर के लिए क्या था, फर्स्ट वायर के लिए, फॉर फर्स्ट वायर force will be force on 1 due to 2 should be is equals to I1 into L लेंथ की ले रहे हैं इसके भी, L क्रॉस B2 ठीक है, क्या हो जाएगा ये I1 L B2 साइन 90, डायरेक्शन किधर है प्लस का आई कैप, कितना हो गया I1 L और B2 की वैल्यू बोलिए, mu naught I2 upon 2 pi r. 2 पाई r, डायरेक्शन आई कैप, क्या हो गया म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई r प्लस का आई कैप, ये बन गया F12। क्या क्लियरली इस इक्वेशन से इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 3, क्या 1 और 3 से ये क्लियर हो गया क्या कि F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21? Yes sir. एक तरह से एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस बोले जा सकते हैं, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट पर साइमल्टेनियस फोर्स इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स एक्शन रिएक्शन
बोले यार इसलिए जितना फोर्स लगाया उसने उस पर इतना ही फोर्स लगा दिया। तो यहाँ पे आ भी गया F12 पर यूनिट लेंथ विल बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई आर। भाई पर यूनिट लेंथ क्यों कर रहे हैं? रीजन क्योंकि वायर हमको इनफाइनाइट दे रखे हैं, तो इनफाइनाइट वायर का कैसे निकाले? तो हमने बोल दिया आप 1 सेंटीमीटर का पर यूनिट लेंथ का निकाल दो ना, फिर आपको जितनी लेंथ चाहिए उस लेंथ से उसको मल्टीप्लाई करते रहना, आपके पास नेट फोर्स आता जाएगा। सो द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय two parallel wires whenever the current flows in the same direction will be equals to mu naught I1 I2 upon 2 pi r. Similarly it can easily prove कि अगर अपोजिट भी होगी तो भी क्या, ये देखिए ध्यान से देख करके बताइए, F12 इधर की तरफ है प्लस आई कैप और F21 इधर की तरफ है, क्या दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन है? यस और नो? Yes, sir. ये रहा प्रूफ। Yes. अगर ये इसमें वायर में अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही होती, इसमें मान लीजिए नीचे जा रही है, इसमें ऊपर आ रही है, तो क्या ये दोनों एक दूसरे के अभी भी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? Yes. Yes. तो अभी भी रिजल्ट यही मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? Yes, sir. Yes. तो इसका भी जब आप इसका करेंगे तो इसका भी सेम आंसर ये आएगा। क्यों? क्योंकि एक दूसरे से r डिस्टेंस पर एक के कारण B1 एक के कारण B2, B1 का फॉर्मूला यही बना रहेगा म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई r, B2 का फॉर्मूला यही बना रहेगा। फोर्स निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड वाइज तो ये सब कुछ I1 L B2 ये का यही आएगा, ये डायरेक्शन बस इसमें एक जो आई कैप आ रहा था वो माइनस आई कैप हो जाएगा और जो माइनस आई कैप है वो प्लस का आई कैप हो जाएगा। अल्टीमेटली फिर से दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन हो जाएंगे। फाइनल एक्सप्रेशन सेम आएगा म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई r। हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड इट फुली? चलो तो बहुत बढ़िया, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया। सो आज की सभा यहीं पे समाप्त की जाती है। ऑलराइट।